हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है भारत का संवैधानिक विकास। और भारत की संवैधानिक विकास में हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। तो चार्टर एक्ट कितने आए? सबसे पहले 1773 में जो एक्ट आया था वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमने पढ़ा अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1781 में। देन इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 में यहाँ से चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए। देन 1886 के बाद 1793 एंड देन अब हमें पढ़ना है छठवां एक्ट जो कि है 1813 में। तो अगर आपसे पूछा जाए चार्टर एक्ट कितने आए, तो चार्टर एक्ट 4 आए, जिनके बीच में गैप कितना था, तो वो हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट निकाला जाता था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इस चार्टर एक्ट में क्या विशेषताएं थी? इस चार्टर एक्ट की विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहला, कंपनी का क्षेत्राधिकार या मोनोपोली, जो मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। अगर आपको एकाधिकार नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एकाधिकार मतलब किसी भी चीज़ पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार, वो कहलाता है एकाधिकार। लाइक भारत में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी। इस टाइप की मोनोपोली उसको किसने दी थी? ब्रिटेन ने दी थी। उसी को बोला गया एकाधिकार। तो 20 वर्ष का एकाधिकार क्या कर दिया गया? फिर से बढ़ा दिया गया। लेकिन दूसरा क्या था? अब हुआ क्या कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति 1813 के समय में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। अब औद्योगिक क्रांति कि वहाँ पर क्या होने लगा कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बन गई, जिसकी वजह से वहाँ पर रोज़गार कम हो गया। अब उन जो व्यापारी थे उनको नया मार्केट चाहिए था, और वो नया मार्केट कहाँ मिलेगा? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा थी? इंडिया में। तो यूरोपियों ने संसद में क्या किया? ये प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे लिए भी भारत में व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं EIC लिखती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी या एकाधिकार था, एकाधिकार को क्या कर दिया गया? को समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो दो चीज़ों पर रहा। एक तो चीन के साथ व्यापार, और दूसरा चाय का व्यापार। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दूसरी कंपनियां भारत तो आएंगी, लेकिन वो अलग जो उनका प्रोडक्ट होगा या फिर अलग जो सामान वस्तुएं निर्मित करती होंगी, वो यहाँ पर आके क्रय या विक्रय कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ चाय और चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएगी। इस टाइप की मोनोपोली थी। अब थर्ड क्या होगा? अब यहाँ पर जब क्या हुआ, काफ़ी सारी कंपनीज आना स्टार्ट हुई, तो कंपनी आएंगी मतलब लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो भारत में तो हिंदी चलती है, उनको भाषा भी सिखाना पड़ेगी। तो भाषा के लिए यहाँ पर मिशनरियाँ खोली गई। क्या खोली गई? मिशनरियाँ, अंग्रेजी मिशनरियाँ
खोली गई, अंग्रेजी मिशनरियाँ खोली गई। और पहली बार ही भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब शिक्षा में प्रसार के लिए, ₹1,00,000 का डोनेशन किया गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ₹1,00,000 का दान किया गया। ये वार्षिक धनराशि थी। और दान किया करने का मतलब ये था कि अब हर वर्ष क्या हो जाएगा, हर वर्ष ₹1,00,000 फंड दिया जाएगा। किसके लिए फंड दिया जाएगा? किसके लिए? फॉर एजुकेशन। पांचवा पॉइंट क्या था? कंपनी को गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या हो रहा था कि सारी नियुक्तियां कहाँ से हो रही थी? जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि कॉर्नवालिस जो थे वो भारत आए, तो वो ब्रिटेन से ही उनकी नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन अब जो नियुक्ति का अधिकार था वो किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। ओके, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो इसका जो एकाधिकार था वो चार्टर को बढ़ा के 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। फिर मोनोपोली थी, जो कंपनी की मोनोपोली थी, उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया? सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार के लिए रहने दिया गया। इसके बाद नई मिशनरियाँ खोली गई। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए ₹1,00,000 का दान हर साल एजुकेशन के लिए फंड देने का प्रावधान रखा गया। और जो भी नियुक्तियां होंगी, नियुक्ति करने का अधिकार किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। इसके बाद आते हैं हम 1833 का, जो कि मोस्ट IMP एक्ट है, 1833 का अधिनियम। तो 1833 में के चार्टर अधिनियम में क्या प्रावधान थे? तो सबसे पहले तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला और आखिरी, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। और इसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल। तो देखो, जब क्या हुआ कि जब सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को बदला गया, तो जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा उसी को क्या कर दिया गया है? उसी की तो बस डेजिग्नेशन को इंक्रीज कर दिया है। तो वही लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बन गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब दूसरा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था, अभी क्या हो रहा था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
अब इसका मतलब क्या है? अनिश्चित काल का मतलब है कि एक अनसर्टन टाइम दे दिया गया है। अभी हर साल क्या हो रहा था कि लिख के वहाँ से आता था कि आपके लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि आपके लिए आपका जो चार्टर है वो 20 वर्षों के लिए ना बढ़ाकर हम एक टाइम के लिए बढ़ा रहे हैं, जो कि टाइम अभी डिफाइन नहीं किया गया है। हम चाहें तो 20 साल के पहले भी आपसे सारे प्रशासनिक अधिकार छीन सकते हैं और 20 साल के बाद भी आप कंटिन्यू रह सकते हैं। इसका मतलब ये था। तीसरा, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने सबसे पहला एक काम किया कि 1839 में एक प्रथा थी, क्या थी? सती प्रथा। सती प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया, समाप्त किया। इसके बाद एक और प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा। दास प्रथा, दास प्रथा को भी समाप्त किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, इसी चार्टर के अधिनियम के द्वारा। और इसके बाद जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को सभी के लिए खोल दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। कैसी? खुली प्रतियोगिता का आयोजन और इसकी जो धारा थी 87, किसकी धारा? 1833 का चार्टर अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत बोला गया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के लिए रंग भेद, जाति या वर्ण के आधार पर शासकीय सेवा में या फिर कंपनी की सेवा होती थी, शासकीय सेवा में कंपनी के जो कर्मचारी नियुक्त होते थे, नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। जो कंपनी में जो अंग्रेज़ अधिकारी होते थे, उनके विरोध के कारण इसको फिर क्या करना पड़ा? इस धारा को समाप्त करना पड़ा, नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक प्रावधान और था इसमें कि विधियों के संहिताकरण के लिए, मतलब यहाँ पे क्या बनाना था उनके लिए? विधि कानून की नियुक्ति की गई। एक क्या बोलना चाहिए मुझे? विधि मंत्री या फिर एक विधि सदस्य की एक नियुक्ति की गई और वह जो विधि सदस्य थे वह थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने ही एक बुक लिखी 1861 में, जिसका नाम है मैकाले संहिता। और यही मैकाले संहिता आगे जाके क्या बनी? हमारा भारतीय दंड संहिता। और यही मैकाले संहिता को बाद में नाम क्या दिया गया? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड। ओके, तो आज के आज की वीडियो में हमने पढ़े 2 टॉपिक, जो कि था 1813 का अधिनियम और दूसरा था 1833 का अधिनियम। और यह दोनों ही अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं
और इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज़ यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा निकल के आते हैं। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला एक क्वेश्चन निकल के आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल निकल के आता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल निकल के आता है। इसके बाद हम जब आगे पढ़ेंगे तो निकल के एक क्वेश्चन और आएगा कि भारत का पहला वायसराय और भारत का आखिरी वायसराय, वो मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।